चेंज होते जाएंगे। प्लस साइन थीटा के साथ साथ यहाँ पे एक और क्वांटिटी है ये एन कैप। ये एन कैप क्या है, क्योंकि आंसर तो वेक्टर आना चाहिए। अब ए से भी मैग्नीट्यूड आएगा, बी से भी मैग्नीट्यूड आएगा और साइन थीटा से भी नंबर मिलेगा। इसीलिए इसको वेक्टर बनाने के लिए साथ में हमने एक यूनिट वेक्टर लगा दिया एन कैप। अभी एन कैप होगा किस तरफ, तो जैसे हमने यहाँ पे नीचे ग्रे कलर की शीट ली है, मान लो एक प्लेन पेपर है और उस पर आपने दो वेक्टर बनाए हैं ए और बी, और दोनों के बीच में कुछ एंगल है थीटा। आपको नहीं पता ये थीटा कितना एंगल है, पर ये जो एन वेक्टर है ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी वाले से भी 90 डिग्री के एंगल पे होगा। मतलब ये यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर, और जरूरी नहीं है कि ए और बी 90 डिग्री पे, उनके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसमें मतलब अगर कोई दो वेक्टर हैं, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर मेरे को यूनिट वेक्टर मिलेगा जेड एक्सिस में, क्योंकि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, बी वाई एक्सिस की तरफ है। तो अगर मेरे को एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो जेड वाली एक्सिस में होगा, क्योंकि जेड एक्स के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और वाई के भी। पर ये तो मैंने एक्स और वाई केस लिया है, चाहे कोई भी वेक्टर हो किसी भी डायरेक्शन में, क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। अब देखो इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास होता है राइट हैंड थंब रूल। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक वेक्टर है ए, वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, आपने हाथ को थोड़ा सा घुमाया ताकि आप बी वेक्टर की तरफ पहुंच गए कुछ एंगल पे। तो अगर आप जब अभी मोशन करवा रहे हो उस टाइम आपका थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, जैसे मेरा थंब ऊपर की तरफ कर रहा है, तो एन वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा। वहीं अगर मान लेते हैं कि मेरा ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर को ऐसे घुमाने से आ गया, तो इस टाइम मेरा थंब इस साइड पॉइंट कर रहा है, तो एन वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। राइट हैंड थंब रूल क्लियर है? यस मैम। मैम रिपीट कर दो। हाँ देखिए, हमने क्या किया, हमारा हाथ ऐसे स्ट्रेट रखा, दो वेक्टर होंगे ए और बी। तो पहले हमने ए की पोजीशन में रखा, फिर हमने क्या किया, ऐसे घुमाया ताकि कुछ एंगल पे अगर बी बन रहा है, ए ऐसे था और बी कुछ एंगल पे, तो उसके लिए हमने घुमा दिया। अभी घुमाते वक्त अगर मैं थंब को सीधा रखूं, ये थंब कौन सी तरफ है, ऊपर की तरफ। यही ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, मेरा जो यूनिट वेक्टर था एन कैप, उसकी डायरेक्शन। मतलब अगर मैंने ऐसे दो वेक्टर लिए ए और बी जो इस डायरेक्शन में है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्लियर है सबको एक थंब राइट हैंड थंब रूल? यस मैम। यस मैम। ओके, तो इससे आप इजीली डायरेक्शन निकाल सकते हो, ये 12th में ज्यादा यूज होता है। अब देखो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ, मैंने बताया कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। अब मान लेते हैं मैंने दो वेक्टर ऐसे लिए हैं आई कैप और जे कैप, अब इनसे हमें क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है। ऐसे ही मैं दो वेक्टर ले रही हूँ आई कैप क्रॉस आई कैप। अब आई कैप लेंगे पहले वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, दूसरे आई वाले का मैग्नीट्यूड। और अब ये बताओ अगर दो वेक्टर आई की डायरेक्शन में है तो उनके बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री। दोनों एक्स की तरफ है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा साइन 0 डिग्री, और एन कैप को भी मैं एज इट इज छोड़ देती हूँ, एन कैप ऐसी लिखती हूँ। अब ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड? कौन बताएगा? कैप कौन से वेक्टर में लगती है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 तो ये भी 1 के इक्वल हो गया और दूसरे वाला भी 1 के इक्वल हो गया। और साइन 0 क्या होता है? -1 साइन 0 ही होता है। 0 होता है, इंटू 0, क्या आंसर आएगा? 0 तो मतलब मैंने देखा अगर मैं सेम वेक्टर मतलब आई इंटू आई कर रही हूँ और उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। वही अगर डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई करते थे तो आंसर क्या आता था? 1। तो ये हमें सबसे पहला डिफरेंस मिला है दोनों के बीच में। अब दूसरा डिफरेंस ऊपर वाले फॉर्मूले में भी ये करते हैं। मैंने लिखा आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप।
अब दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब ये बताओ आई कैप होता है मेरा एक्स एक्सिस में, जे कैप होता है वाई एक्सिस में, दोनों के बीच में कितना एंगल आ जाएगा? 90 डिग्री। करेक्ट। यहाँ मैं लिख सकती हूँ साइन 90 डिग्री और एन कैप एज इट इज। साइन 90 क्या होता है? 1 1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1 और एन कैप। तो पहली चीज कि अगर मैंने डिफरेंट लिए आई और जे को लिया तो मेरे पास आंसर 1 आ रहा है, पर अगर सेम ले रही हूँ तो आंसर 0 आ रहा है। फिर ये एन कैप है, ये कैसे पता चलेगा? तो याद रखना जैसे एक्स वाई जेड ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे ही इनकी जगह में आई जे के भी लिख सकती हूँ कि आई जे के आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो दो यूज हो गए ना, जो बचा हुआ है वो ही एन कैप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आई और जे तो यूज हो गए, क्या बचा मेरे पास? के कैप। हाँ, तो मैं के कैप लिख दूंगी। ऐसे अगर मैं निकाल रही हूँ जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे और के यूज हो गए तो मेरे पास आएगा आई कैप। इतना समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब देखो ये जो भी वेक्टर आ रहा है ये या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, उसके लिए हम एक साइकिल चलाते हैं। ये जो साइकिल है, इस साइकिल के हिसाब से आई के बाद हमेशा जे आना चाहिए, जे के बाद हमेशा के आना चाहिए। जैसे एक्स वाई जेड होता है ऐसे आई जे के। और अगर उल्टे चल रहा है, मतलब हमारे पास है आई जे के, अब मैं कह रही हूँ आई के बाद जे नहीं, जे के बाद आई, और ऐसे साइकिल चल रही है। पहले हमारे पास आई के बाद जे आ रहा था, अब इस साइकिल में क्या है? जे के बाद आई आ रहा है। तो ये मेरे पास उल्टी साइकिल हो गई। इस साइकिल को याद रखना, ऑर्डर भी याद रखना। तो जब भी प्रॉपर ऑर्डर में चल रही है, जैसे अल्फाबेटिकली होता है आई जे के, तो मैं लगा दूंगी पॉजिटिव। पर अगर उल्टे ऑर्डर में चल रही है तो मैं लगाती हूँ नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ आई क्रॉस जे, तो आपको पता है आई यूज हो गया, जे यूज हो गया, तो आंसर में तो के आएगा। पर अब आप देखो आई के बाद जे ही आता है, यस मैम। तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे है जे क्रॉस आई, तो अब मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है, जे के बाद आई लगा दिया, तो यहाँ पे बस एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। अगर मैं लिख रही हूँ आई क्रॉस के, तो बताओ -1। -1। और अगर मैं लिख रही हूँ के क्रॉस जे, 1 -i 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 कैप। और ऊपर वाले में कौन सा वेक्टर आना था? -1 जहां बोला है, -i कैप। -j कैप। आई और के यूज हो गया तो बचा हुआ क्या है? जे वाला रहेगा। अब ऐसी एक और देती हूँ मैं, के क्रॉस आई बता दो चलो। -j कैप। -j कैप बोल रहे हो आप लोग? नो मैम, जे कैप। खाली जे कैप आएगा। ये देखो x के बाद y आता है, y के बाद z, उसके बाद हमारे पास खत्म हो गया, तो ये फिर से यही साइकिल चलती है, z के बाद वापस x, x y z, यही सेम सर्कल चलना होता है। क्लियर है? यस मैम। पर अगर हम सेम ले रहे हैं तो चाहे कोई भी ले लो, आई क्रॉस ए, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, आंसर हमेशा 0 आएगा। अब अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट पे जाते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको फॉर्मूला समझाती हूँ कि आता कैसे। अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए का एक्स कंपोनेंट विद आई कैप, वाई कंपोनेंट विद जे कैप और जेड कंपोनेंट विद के कैप। ऐसे ही बी वेक्टर को ये सबको पता है ना मैंने कैसे लिखा है कंपोनेंट फॉर्म में? यस मैम। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। तो पहली बात, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप a क्रॉस b ले रहे हो तो आप उसको b क्रॉस a नहीं लिख सकते हो, सब गलत हो जाएगा। तो जैसे हमने a क्रॉस b किया है, तो जैसे यहाँ पे a पहले आ रहा है, हर फॉर्मूले में a ही पहले आएगा। ऐसे अगर आप b क्रॉस a लेते तो हर फॉर्मूले में b पहले आता।
अब इससे आंसर वेक्टर आना था, मतलब कुछ आई के साथ आएगा, कुछ जे के साथ आएगा और कुछ के साथ आएगा। अब वो क्या आएगा अंदर वो देखते हैं। अब इसमें भी वही साइकिल याद रखनी है। देखो x के बाद y, y के बाद z और फिर z के बाद x। तो जैसे मेरे पास आई कैप है, आई कौन सी डायरेक्शन के लिए होता है? X. x। और मैंने बोला x के बाद आएगा y, तो यहाँ पे a के साथ लग जाता है y। और फिर जो दूसरे वाला है y के बाद आता है z, तो b के साथ लग जाता है z। फिर नेक्स्ट वाले में जाते हैं। j कौन सी डायरेक्शन में होता है? Y. y। तो a के साथ क्या लगना चाहिए? X. Z. z लगेगा y के बाद, और b के साथ X. x। इस साइकिल को बस ध्यान में रखो आप लोग जो राइट साइड में बनाई है। अब थर्ड वाले में बताओ k कैप कौन सी डायरेक्शन में होता है? Z. Z. z। तो a के साथ क्या लगेगा? X. X. और b के साथ Y. ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो तीनों में कॉमन चीज है, सब में माइनस लगा दिए हैं बीच में। और अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को उल्टा लिख देंगे। मतलब जैसे पहले वाले में a के साथ y था और b के साथ z, हम लोग क्या करेंगे, a के साथ z लगा देंगे और b के साथ y। ऐसे ही फिर नीचे वाले में a के साथ x लगा दिया और b के साथ z। फिर उससे नीचे वाले में a के साथ y, b के साथ x। ये फॉर्मूला बनाना आया है सबको? कैसे बनाया है? Yes, ma'am. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा, हमने तीनों वेक्टर लिख दिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब जैसे आई एक्स के लिए होता है तो ए के साथ लगा दिया वाई, बी के साथ लगा दिया जेड। ऐसे ही जे वाई के लिए होता है तो वाई के बाद आएगा जेड और एक्स। फिर के वाले में लगा दिया एक्स और वाई। फिर बस माइनस साइन लगाना है, तीनों में सेम है और उल्टा करके लिख देना। फॉर्मूले में किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. तो अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि कोई मेरे पास a की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और b वेक्टर की वैल्यू है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, तो अब आप लोग मेरे को बताओ i कैप के साथ सबसे पहले क्या आएगा? कौन बताएगा? i कैप के साथ सबसे पहले फर्स्ट टर्म बताओ, बस यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन रिपीट करना। मैं कह रही हूँ मेरे पास यहाँ दो वेक्टर हैं a और b। अब आप लोग को बताना है कि जब मैं आई कैप की बात कर रही हूँ, करो, मैं अभी हुई ज्वाइन। तो अच्छा शीतल देखो हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाया है। जैसे हमारे पास यहाँ आई था, उसके साथ ये पूरा कंपोनेंट आएगा। ऐसे जे कैप है तो ये पूरा कंपोनेंट और के है तो ये पूरा कंपोनेंट। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ए और बी वेक्टर है, तो मेरे को बताओ आई के साथ सबसे पहले क्या लगेगा? इस फॉर्मूले को देखकर आप बता सकते हो। 3J. थ्री लग, देखो यहाँ पे वेक्टर ऑलरेडी लग चुका है तो ये ए बी सी ये सब नंबर्स है, ये वेक्टर के साथ नहीं बोलना, बस नंबर बोलना। जैसे आपने बोला 3 तो आप 3 बोलोगे। जैसे आपने ऊपर लिखा है तो एक्स किसके लिए बोला है? इस 2 के लिए, नंबर के लिए। ए वाई यहाँ 3 के लिए बोला है, तो बस नंबर्स की बात करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आया 3 क्योंकि ए का वाई कंपोनेंट है 3। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 4. 4 कैसे बोल रहे हो? बी के जेड, बी मल्टीपल मतलब 5। हाँ, अब सब्ट्रैक्शन के बाद बताओ क्या आएगा? 4. और बी का वाई कंपोनेंट -2. -2। ठीक है, ऐसे ही अब जे कंपोनेंट की बात करते हैं। बताओ जे के साथ क्या क्या आता जाएगा? 4. करेक्ट। 4. 1. X component. 1 -3. -3 कैसा है? -2. +2 है, खाली 2 लगा हुआ है ना? Yes, ma'am. माइनस कैसे बोल रहे हो? हाँ 2 और बी का जेड कंपोनेंट 5. 5 करेक्ट। अब ऐसे के वाले का बताओ।
ए का एक्स कंपोनेंट, 2 बी का वाई, -2 y -2 3 3 I 1 1, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो गया, बस इसे सॉल्व करने। जैसे फर्स्ट टर्म हो जाएगी 15 + 8 तो 23 आई कैप। सेकेंड टर्म हो जाएगी हमारी -4 - 3 मतलब -7 की अच्छा सॉरी मैंने के कैप का लिख दिया पहले। फिर थर्ड जे वाली टर्म हमारी हो जाएगी 4 - 10 - 6 जे कैप। क्लियर है सबको ये? यस मैम। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट ये आप पहले फॉर्मूला लिख दो, जो भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बस वैल्यू पुट करते जाओ। अब पीछे यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। देखो उन्होंने क्या किया, जे वाले में अलग से माइनस कर रखा है, पर अगर आप फॉर्मूला कंपेयर करोगे कि आपने अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या चीज बनेगी, तो वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वो याद करने में आसान रहता है, इसलिए मैं वो वाला रेफर करती हूँ। जैसे अगर आपने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो इजी मेथड हो जाता है कि आपको बस XYZ चलाना है तो याद हो जाता है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का मुश्किल तरीका था, एक और तरीका है इससे आसान, जिसमें फॉर्मूला याद नहीं रखना। उसमें क्या करते हैं, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2। पहले मेरे को बताओ उस वाले में किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, मैं वैसा ही क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे। ये मेरे पास ए और बी वेक्टर है और मेरे को फिर से ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो अब हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स की हेल्प से। मैट्रिक्स 12th में प्रॉपर चैप्टर है मैथ्स में। उसमें क्या होता है, हम लोग ऐसे 2 लाइंस बनाते हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, मतलब वैल्यूज अलग अलग रोज और कॉलम के तरीके। तो यहाँ पे हमें 3 रो बनानी पड़ती है। सबसे पहली रो में तो आएगा आई जे के, जो हमारे वेक्टर्स है, और सिर्फ जे वाले में एक एक्स्ट्रा माइनस आप यहाँ लगा दोगे ऊपर, सिर्फ जे वाले में। ये इसलिए लगता है ताकि फॉर्मूला करेक्ट हो जाए, अदरवाइज नेगेटिव का प्रॉब्लम आती है। और अब इसके नीचे क्या करते हैं, हम पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे क्योंकि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं। तो जैसे आई के नीचे ए का आई वाला कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे आई के साथ लगा हुआ है 2 तो मैंने आई के नीचे लिख दिया 2। ऐसे ही जे के साथ लगा हुआ है 3 तो मैंने जे के नीचे लिख दिया 3। फिर के साथ लगा हुआ है 4 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। ऐसे ही फिर निकाला है मेरे को बी के कंपोनेंट्स। तो बी के कंपोनेंट्स बताओ क्या आते जाएंगे? 1 2 5 ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए। अब आपको फिर से पता है कि आंसर में एक आई का कंपोनेंट आएगा, एक जे का कंपोनेंट आएगा और एक के वाला कंपोनेंट आएगा। अब ये दोनों तो पॉजिटिव है, आपको पता है जे वाले में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा रखा है हमने। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब भी हमें जैसे आई वेक्टर की बात करनी है तो हम लोग आई वाली रो को ऐसे कट कर लेंगे कि आई वाली में कुछ नहीं है। अब क्योंकि ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक हमें क्रॉस बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पर इतना याद रखना, लेफ्ट वाला पहले करना है और राइट वाला बाद में। लेफ्ट वाला पॉजिटिव होगा, राइट वाला नेगेटिव होगा। क्या मतलब है, आपने जैसे आई वेक्टर निकालना था, आपने आई की रो को छुपा लिया। अब क्या बचा, ये इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। अब लेफ्ट वाले का मतलब है 3 × 5 जो आ जाएगा 15, और राइट वाले का मतलब है 4 × 2 तो आ जाएगा यहाँ पे 8। और इनके बीच में फिर से वही माइनस जैसे हम वहां पे लगा रहे थे। ऐसे ही हम बात करते हैं जे वाले कंपोनेंट की। तो जे वाले की बात करेंगे तो हम लोग जे वाली रो छुपा लेंगे। अब क्या होगा, 5 × 2 हाँ करेक्ट। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 × -4 करेक्ट। अब ऐसे ही के वाले का सोचो क्या होगा, 4 - 3 4 - 3 करेक्ट। तो जिस भी रो में के आप वेक्टर बता रहे हो बस उस रो को छुपा लो और बाकियों की टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 7 आई कैप
माइनस जे कैप और यहाँ 6 प्लस के कैप, आपका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व हो गया बस। तो ये मेथड इजी था या वो मेथड इजी है? ये वाला मेथड। ये वाला। इसमें बस ये याद रखना दो चीजें, एक तो जे वाले के साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगता है, दूसरी चीज लेफ्ट वाला पहले करना है वो पॉजिटिव रखना है और राइट वाले को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है ये? यस ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a वेक्टर इक्वल्स टू दिस एंड b वेक्टर इक्वल्स टू दिस, फाइंड a क्रॉस b। तो ये वाला करते हैं। अच्छा, ये वाला तो इजी है, सेकंड वाला करते हैं, 2a क्रॉस 2b। उसमें पहले हमें 2a बनाना पड़ेगा, तो कौन बताएगा 2a वेक्टर क्या हो जाएगा? मैम सबके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है दिव्यांशी? हम 2 को। 2 को। तो हमारे पास a के सारे कंपोनेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे i के साथ 1 लगा हुआ था तो हो जाएगा 2i कैप, j के साथ -5 तो -10 j कैप, ऐसे k के साथ +2 k कैप। अब अगर ये समझ आ गया तो फटाफट बताओ 5b वेक्टर क्या हो जाएगा? 15 i कैप करेक्ट, प्लस 5 j कैप हाँ, प्लस 30 k कैप प्लस 30 k कैप। अब इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे टेबल बनाती हूँ i j k। क्या मैंने ऊपर की रो सही लिखी है? नो मैम, माइनस कमी है यहाँ पे j में। अब मैं सबसे पहली रो किसकी लिखूं इस क्वेश्चन के हिसाब से? देखो पहली रो किसकी आएगी, a वाली या b वाली? मैम ए वाली। कंपोनेंट्स बताते जाओ, क्या क्या लिखूं मैं? 2 15 -10 और 2, करेक्ट। प्लस 2 वाली रो बताओ। 15 15 5 30 15 5 13 30। करेक्ट, ये क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब हम लोग फिर से फाइंड करते हैं वैल्यूज। अब आई वेक्टर के साथ बताओ क्या आएगी टर्म्स? 10 10 कैसे आएगी? -10 × 30 -10 मल्टीप्लाई, तो उसको मैं लिख सकती हूँ -300। और क्या सब्ट्रैक्ट करूँ इसमें से? 10 सब्ट्रैक्ट कर देते। अब जे वाले में बताओ। 60 - 30 करेक्ट, 16 - 30। अब मेरे को के वाले में बताओ। 10 -50 50 के प्लस 150 150 मैम। देखो प्लस 150 आएगा कैसे? आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हो? -150 को। तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो हमारे पास क्या टर्म्स आएंगे? जैसे फर्स्ट टर्म हो गई -310 आई कैप, सेकेंड टर्म हो गई 30 जे कैप, और थर्ड टर्म हो गई हमारी 160 के कैप। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। अगर ये वाला क्लियर है कैसे हुआ प्लस? यहाँ पे यस मैम। देखो, आपने जब के का किया तो ये वाली टर्म आ रही थी आपकी 10, और राइट साइड में है आपका -10 × 15, और ये वाली टर्म आपको सब्ट्रैक्ट करनी थी ऐसे। तो अब ये माइनस मैम। के प्लस हो जाएगा ना? यस मैम। ठीक है। अब अगर ये वाला क्लियर है तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा आपको, वो आप ट्राई करके लाना। ठीक है। यस मैम। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। सबसे पहले प्रॉपर्टी वही जो मैंने एक्सप्लेन करी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। मतलब जिस प्लेन में ए और बी हैं, जैसे यहाँ पे ग्रे पेपर है, उसी से परपेंडिकुलर होता है हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर। ये पॉइंट क्लियर है ना सबको? यस मैम। जो राइट हैंड थंब रूल से निकाला था, तो यही हमारी डायरेक्शन है जो मेरा थंब आ रहा था।
दूसरा पॉइंट, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब 2 into 3 इज नॉट इक्वल टू 3 into 2। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि i क्रॉस j आ रहा था हमारा प्लस k कैप, पर j क्रॉस i कितना आ रहा था, माइनस -k। डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो गई। पर अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखूं, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और नीचे वाले का भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अगर हम सिर्फ वेक्टर की बात करें तो दे आर नॉट इक्वल, पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दे आर इक्वल। क्लियर है ये पॉइंट? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बड़ी जल्दी आ गए आप लोग। आप देखो देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर है a इंटू बी प्लस सी, और मैंने ऐसा कर दिया a इंटू बी प्लस सी क्रॉस ए, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, पहले a को मैंने b से कर दिया, फिर a को मैंने c से कर दिया, बात क्या बदल रही है? पर यहाँ पे ऑर्डर उल्टा हो गया। मैंने क्या लिखा था, a को ही क्रॉस करूंगी b से और a को ही क्रॉस करूंगी c से, पर यहाँ पे क्योंकि उल्टा कर दिया है तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए अगर हम ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, पर ऑर्डर चेंज कर दिया तो आंसर गलत आएगा। दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव व्हेन द ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली मेंटेन। जिस तरीके से पहले लिखा था उसी तरीके से बाद में लिखना है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट था ए बी साइन थीटा। अब मान लो कि a हमारे पास 5 है और b हमारे पास 4 है, तो ये आ जाएगा 20 साइन थीटा। अब मेरे को ना इसको मैक्सिमम बनाना है। अब 20 की तो वैल्यू उतनी ही रहेगी, क्या चीज चेंज हो सकती है? साइन थीटा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1 होती है, करेक्ट। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, और वो सिर्फ तभी होती है जब थीटा 90 डिग्री पे हो। तो अगर मैं चाह रही हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो वो दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर होने चाहिए। वही अगर मैं चाह रही हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो मैं अगर थीटा को 0 कर दूं तो ये पूरा ही वैल्यू 0 हो जाएगी, 20 इंटू 0 0। अब 0 डिग्री का ये दो केसेस में 0 होता है साइन की वैल्यू, एक तो 0 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे। एक का मतलब है दोनों पैरेलल हैं और दूसरे का मतलब है सेम लाइन में है बस। तो दोनों ही केस में पैरेलल और एंटी पैरेलल हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ जाती है। क्लियर है सबको सारी प्रॉपर्टीज? यस मैम। जो लास्ट की दो इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना उन्हें, फर्स्ट और लास्ट की 2, कि हमारे पास मैक्सिमम कब आता है, 0 कब आता है, और जो वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर होता है। अब हमारे पास यहाँ कुछ एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट के। मान लो आपको ऐसे एक पैरेललोग्राम है और आपको उसने बोला कि दो एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाली साइड्स, एक साइड ये और एक साइड ये, इन दोनों के वेक्टर दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब आपको वो बोले बताओ PQTS जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया बस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ये जो दो साइड्स है A क्रॉस P, और जो भी आंसर आए, क्योंकि वो तो वेक्टर होगा, एरिया में वेक्टर थोड़ी होता है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो बस, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। अब इसका प्रूफ भी देखते हैं। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लो और उसका मैग्नीट्यूड, तो मतलब AB साइन थीटा, और अगर इस पैरेललोग्राम में मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, तो परपेंडिकुलर है मेरी हाइट h और हाइपोटेन्यूज क्या है, B वेक्टर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे साइन थीटा की जगह लगा रही हूँ h/b, तो ये आ गया a इंटू h। जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल के लिए, a मेरी ये वाली साइड है और हाइट मेरी ये है, तो वही सेम फॉर्मूला आ गया पैरेललोग्राम वाला। तो कभी भी आपको दो साइड दे रखे और आपको एरिया बताना है, आप बस उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो और मैग्नीट्यूड।
क्लियर है ये एप्लीकेशन सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसी की दूसरी एप्लीकेशन है, अगर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसका मैं हाफ कर दूं तो ये दोनों ट्राइंगल ना इक्वल होते हैं, मतलब एक पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल बनते हैं, वो भी सेम साइज के। तो मान लो कि अगर पैरेललोग्राम का एरिया 10 है तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 10 अगर पैरेललोग्राम का एरिया 10 है तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 5 क्योंकि वो दो ट्राइंगल से बना हुआ था जो दोनों इक्वल साइज के थे। तो अगर मेरे को दो साइड्स दे रखी हैं पैरेललोग्राम की, ये वैसे ही नॉर्मली दो साइड्स दे रखी हैं और मेरे को बताना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मैं क्या करूंगी? क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूंगी, ए क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करा। अब इससे तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आया है, पर एक पैरेललोग्राम में क्योंकि दो ट्राइंगल होते हैं तो इसका अगर मैं हाफ कर दूंगी तो मेरे को एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। अगर आप फॉर्मूले में भी देखो तो हमारे पास पहले आया था a इंटू एच, और अगर एक हाफ लगा दूं तो वही आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। अब वही उसको यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय दीज टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर हैं और हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। चलो एक ये क्वेश्चन करते हैं। तो ए क्रॉस बी के लिए मैंने लिखा आई जे के। अब आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो तो आप किसी के भी एलिमेंट्स पहले ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। और अब इनके एलिमेंट्स लिखते हैं। तो बताओ एलिमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहली रो में क्या आएगा? 3 4 0, और फिर नेक्स्ट वाली में -3 7 0। ठीक है। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो पहले आई का कंपोनेंट बताओ। 0 -0 0 माइनस 0, करेक्ट। जे वाला कंपोनेंट 0 -0 0 माइनस 0, और के वाला कंपोनेंट -12 माइनस 12 21 प्लस 12, करेक्ट। तो अब अगर आप यहाँ पे बात करो कि कितना है वेक्टर, तो आपके पास आएगा 33 के कैप खाली, बाकी सब तो 0 के। तो अगर इसका बोलो अंशिका, अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो जो जो कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ x के साथ भी 0 है, y के साथ भी 0 है, बचा क्या? 33, और सिर्फ इसी का स्क्वायर करना और अंडर रूट करना है, तो लास्ट में मैं इसे 33 लिख सकती हूँ। यस मैम। पर यहाँ पे हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना था, तो इसके साथ एक हाफ भी लग जाएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। क्लियर है ये सबको? यस मैम। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसी का ही सिमिलर है बिल्कुल, कि हमें एडजेसेंट साइड दे रखी है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो फिर से हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और जो भी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो गया, हमारे वेक्टर्स खत्म हो गए। नहीं है किसी को कोई भी डाउट? मैम बोलो। मैम मैं थोड़ी लेट आई थी तो पीछे वाला समझा दो। वो आपको टाइम पे आना पड़ेगा ना प्लीज, जो बाकी लोग आए थे टाइम पे उनके लिए तो लॉस है ना वो। मैम हाँ बोलो दिव्यांशी। मैम ये -3 7 0 मैम, वहाँ पर के तो है ही नहीं, तो 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं हम। कहाँ पे के नहीं? हाँ जब है ही नहीं तो इसका मतलब वो 0 है। यस मैम। ठीक है, अगर वो होता तो आप वही वैल्यू लिखते, पर है ही नहीं तो आप उसके लिए 0 ही लगाओगे हमेशा। और किसी को कोई डाउट है? नवप्रीत आप एक बार नोट्स को रेफर कर लेना, अदरवाइज उसके बाद कोई डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ओके मैम। ठीक है।
तो अब हम लोग मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फंक्शन किसको कहते हैं? डेली लाइफ में फंक्शन नहीं, फिजिक्स में या मैथ्स में फंक्शन किसको कहते हैं? कि अगर मैं कह रही हूँ x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है सबको? यस Yes. मैम। क्या होता है? Half mv². हाफ एम वी स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में कहीं भी वर्क डन आ रहा है? मतलब सॉरी, वर्क डन कह रही हूँ मैं, फोर्स आ रहा है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में? बोलो। यस मैम। देखो, फंक्शन किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रही हूं कि y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, मतलब y की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं t को 2 पुट कर दूंगी तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। इतना समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि y इज अ फंक्शन, f का मतलब है फंक्शन ऑफ t, मतलब मैं t इनपुट दूंगी और उससे मेरी y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे मेरा t क्या है? इनपुट हो गया, और y क्या है? आउटपुट हो गया। अब मैं अगर t की वैल्यू कुछ भी दे सकती हूँ अपनी मर्जी से, तो t मेरा इंडिपेंडेंट है कि भाई आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो उसकी जगह, पर y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? इस t पे। तो जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसमें एक चीज होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। जैसे आपके पेरेंट्स कुछ भी खर्चा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, पर अभी आपका खर्चा किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके पेरेंट्स पे। तो आपके पेरेंट्स है इंडिपेंडेंट और आप हो डिपेंडेंट, है ना? ऐसे अगर मैं कोई भी वैल्यू देती हूँ तो जो इनपुट है वो क्या हो सकता है? वो इंडिपेंडेंट होता है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर उससे मेरे को नतीजा क्या मिलेगा? वो क्या है? मेरा आउटपुट, और वो डिपेंडेंट होता है। इतना समझ आया? यस Yes. मैम। Yes, ma'am. ओके। तो मैम जैसे रिपीट कर दो. देखो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसे एक्सप्लेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मैं वेलोसिटी को ज्यादा करूंगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। Yes, ma'am. तो मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, पर वेलोसिटी अपने आप से, अपनी मर्जी से चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी तो इंडिपेंडेंट है कि भाई उसको पूरी फ्रीडम है, मैं कम हूं या ज्यादा हूं, पर काइनेटिक एनर्जी अपनी आवाज से कम ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर वेलोसिटी कम होगी तो उसको कम होना पड़ेगा, और अगर ज्यादा होगी तो उसको ज्यादा होना पड़ेगा। ये बात समझ आई? यस मैम। तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब काइनेटिक एनर्जी पहली बार डिपेंड कर रही थी वेलोसिटी पे, वो फंक्शन थी वेलोसिटी का, इसलिए मैंने लिख दिया एफ इज अ फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। और क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी अपनी मर्जी से चेंज हो सकती है तो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हो गई, पर काइनेटिक एनर्जी अपनी मर्जी से चेंज नहीं हो सकती, वो डिपेंडेंट हो जाएगी। सबको क्लियर है फंक्शन? यस। Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें बताओ कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? Displacement. इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट अपने हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है, आप ज्यादा गाड़ी को चलाई या कम चलाई, पर कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी ये तो इसी पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना चले हो। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है, एनर्जी डिपेंडेंट है, और हम ये भी लिख सकते हैं एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है मैम सबको? क्यों नहीं है इंडिपेंडेंट? और क्या बोल रही हो रिया?
मैम इसमें फोर्स इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? फोर्स भी इंडिपेंडेंट है। मैंने यहाँ पे इन दो को टिक कर रखा था, इसलिए मैंने इन दोनों का पूछा। फोर्स को भी आप ले सकते हो कि फोर्स हमारी मर्जी से हम कम ज्यादा कर सकते हैं, बट उसी के हिसाब से एनर्जी बदलेगी। फोर्स भी आप कर सकते हो। यस मैम। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, डायरेक्शन या स्लोप। तो अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है या कोई भी आपको ऐसे बोले कि भाई ये रास्ता आपके पास बना हुआ है, अब आपको इस पे बताना है कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है। तो वो डायरेक्शन हमें पता चलती है टैंजेंट से, मतलब टैन थीटा से। टैन थीटा सबको पता है ना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस मैम। तो अगर ठीक है, और आपको ये भी पता है टैंजेंट क्या होता है, वो होता है जो एक पॉइंट पे ही टच करता है। ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस मैम। तो अगर मैं किसी भी कर्व पे टैंजेंट बनाऊं तो मेरे को उस पॉइंट पे डायरेक्शन मिल जाती है। और टैंजेंट का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। अब आप ये भी समझ सकते हो ये कैसे आया। यहाँ पे अगर आप बात करो इस ट्राइंगल की इतने से की, तो ये मेरे पास थीटा है, ये वाली जो एक्सिस है जो ऊपर बनी हुई है वो क्या, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। और जब भी हमें tan थीटा निकालना होता है तो हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर आपको थीटा दे रखा है तो आप डायरेक्टली निकालोगे tan 45 डिग्री है जैसे फॉर एग्जांपल, तो आपने लिखा कि भाई हमारे पास वैल्यू आ रही है 1, तो स्लोप 1 हो गया। पर कुछ केसेस में मान लो कि मेरे को ऐसा दे रखा है कि यहाँ पे 2 वैल्यू है, यहाँ पे 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 9। बोलो सिल्की। मैम रिपीट कर दो, नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो कुछ समझ नहीं आया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये कह रही हूँ अगर मेरे पास कोई भी कर्व है और मेरे को वहां पे बताने किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, तो मैं उस पॉइंट पे टैंजेंट बना सकती हूँ, और वो टैंजेंट हमेशा स्लोप के भी इक्वल होता है। अब स्लोप मतलब यहाँ पे मतलब होता है tan थीटा। तो अगर डायग्राम है तो इसमें ये वाली एक्सिस परपेंडिकुलर है जो y के अलॉन्ग है, और ये हमारा बेस है। तो अगर आप मान लो जैसे मेरे पास 9 है यहाँ पे y की वैल्यू और 3 है, और जब मेरा y 3 था तब मेरे x की वैल्यू थी 2। ऐसे ही जब मेरा y 9 था तो अगर आप देखो मेरी x की वैल्यू है 4। तो जब हमें tan निकालना होता है स्लोप, हम देखते हैं चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। जैसे कि यहाँ पे पहले चेंज कितना हो रहा था, y की वैल्यू 9 माइनस 3। 9 मेरी फाइनल वैल्यू है, 3 मेरी इनिशियल वैल्यू है। पर अगर मेरे पास जब 9 था y एक्सिस में तो x एक्सिस में है 4, तो उसी पॉइंट के लिए लेना है x को भी जो फाइनल वाले पॉइंट पे था, और उसी इनिशियल पॉइंट पे x की वैल्यू क्या थी 2। तो यहां से आ जाएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो यहां से मेरे पास स्लोप या tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये समझ आया? यस मैम। तो इतना याद रखना, चेंज ऑफ परपेंडिकुलर वाला अपॉन चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल वाला। अब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब हम लोग नेक्स्ट उस पे देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये सर्कुलर मोशन है, अगर आप किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाओ वो हर पॉइंट पे अलग अलग तरफ पॉइंट करेगा। तो अगर पार्टिकल कहीं यहां पर था तो उसकी डायरेक्शन ये वाली है, पर यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन ये वाली है, और यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन ये वाली है। तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदलती जा रही है। चाहे मैग्नीट्यूड सेम भी हो, पर टैंजेंट के कारण डायरेक्शन बदलती जा रही है, और डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ टैंजेंट ही बता सकता है। क्लियर है सबको पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो अगर मेरे पास कभी भी आपसे पूछे कि भाई आपके पास एक कर्व है, आप बताओ इस पॉइंट पे कहाँ पे डायरेक्शन आपको ड्रॉ करनी है, आप बस इस पॉइंट पे से टैंजेंट बना लो तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपकी डायरेक्शन है। आपको वेक्टर फॉर्म नहीं आएगा इससे कि भाई बताओ एग्जैक्ट वेक्टर कौन सा होगा, किस तरफ 23 आई कैप ये क्या, पर आप एरो बना के बता सकते हो किस तरफ होगी डायरेक्शन। क्लियर है सबको ये टैंजेंट और स्लोप? यस मैम। अब हम बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की। अलग अलग चीजों का अलग अलग ग्राफ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे जब भी फंक्शन की बात करूंगी मतलब डिपेंडेंट चीजें, यहाँ पे हमने हमेशा y को लिया है x का फंक्शन, कि y में हम x वैल्यू देंगे, इनपुट 1 2 3 कुछ भी वैल्यू।
और मेरे को y चीज मिलती जा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो अब समझो इसमें टर्म्स क्या क्या है। x आप वो वैल्यू है जो आप दोगे, y वो वैल्यू है जो आपको मिलेगी। तो सबसे पहले बताओ इसमें डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा है? X independent, Y dependent. डिपेंडेंट, y डिपेंडेंट। और हमेशा याद रखना हम 90% केसेस में जो x एक्सिस पे बनाते हैं वो इंडिपेंडेंट चीज ही होती है, और जो y एक्सिस पे बनाते हैं वो डिपेंडेंट होती है। बहुत ही रेयर केस होगा कि आपको उल्टा बनाया हुआ होगा, वरना मैक्सिमम टाइम हम वही वेरिएबल बनाते हैं x पे जो डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। अभी m क्या है? m हमारा स्लोप है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कर्व है और ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो मैं m की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ tan थीटा से। ये थीटा हमेशा x एक्सिस के साथ ही देखना है और किसी के साथ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। अब ये c क्या है? c को समझो, मैं यहाँ पे इस पॉइंट को अपना ओरिजिन ले रही हूँ। अब लाइन की मर्जी है वो ऐसे जाए या ऐसे जाए, कैसे भी जा सकती है लाइन, तो ऊपर से जाए या नीचे से। तो इस पॉइंट पे वो ओरिजिन को, मतलब वो y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है? 0 पॉइंट पे कट कर रही है, जब y भी 0 है और x भी 0 है। इतना समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर वो थोड़ा ऊपर कट कर रही है तो मेरे को ये वैल्यू मेजर करनी पड़ती है कि भाई वो कितना ऊपर जाके कट कर रही है। जैसे अगर ये पॉइंट हो गया 0,4, तो भाई अगर मैं 4 स्टेप ऊपर गई तब जाके उसने कट किया है, तो ये क्या होता है? मेरा इंटरसेप्ट होता है। और C का मतलब है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो मतलब जब भी ये फॉर्म होगी हम ये देखेंगे कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर दिया। जैसे यहाँ पे शो कर रखा है कि ये मेरा ओरिजिन था और उससे C डिस्टेंस ऊपर गए तो उसने वहां पे कट करा। ऐसे अगर वो नीचे कट करेगी तो हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ से कट करे तो हम -c ले लेंगे उसे। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब लीनियर का मतलब होता है पावर 1। तो यहाँ पे क्या है? y की डिपेंडेंसी है x की पावर 1 से, इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर। और जब भी लीनियर ग्राफ हो, कोई भी पूछे कि लीनियर फंक्शन है, आपको कुछ भी दे दे, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 24t, आपको बोले इसका ग्राफ कैसा बनेगा? आप हमेशा बोलना स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जब भी लीनियर फंक्शन है स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनता है, और कुछ एंगल बन सकता है x एक्सिस के साथ। अब इसके दो केसेस हैं। मान लो कि मेरा इंटरसेप्ट c 0 है, मतलब ओरिजिन पे ही वो कट कर रहा है। तो मेरे पास पहली इक्वेशन थी y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इसमें क्या हुआ? c 0 हो गया, क्या बचा? सिर्फ y इक्वल्स टू mx। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं s इक्वल्स टू 24t, तो यहाँ पे c तो बचा ही नहीं है, और यहाँ पे x भी 1 है और t की पावर भी 1 है। तो एक तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, दूसरा c 0 नहीं है, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये समझ आया? Yes, ma'am. देखो इस केस में क्या हुआ हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने y की जगह लिखा है s और c यहाँ पे 0 है, मतलब इंटरसेप्ट 0। इसका मतलब वो y को कट कर रहा है ओरिजिन पर ही। और इस केस में हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से ही पार हो रही है, वरना प्रीवियस केस में तो यहां से आ रही थी। पर अब क्योंकि वो y को भी ओरिजिन पे ही कट कर रहा है, तो हमें सिर्फ ऐसी चीज मिलती है जिसमें हमारे पास एक s होगा, ये जैसे y वेरिएबल, 24 मेरा स्लोप हो गया, और t मतलब मेरा x वाला वेरिएबल था। ये वाला पॉइंट समझ आया सबको? यस मैम। अब अगर मैं इसमें c को भी 0 रखूं और स्लोप को 1 कर दूं, मतलब y इक्वल्स टू x, जितनी वैल्यू x की होगी उतनी वैल्यू y की होगी, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जितनी मैं दे रही हूँ उतना ही मेरे को मिल रहा है, आइडेंटिकल मिल रहा है, सेम टू सेम। तो पहले तो मेरे को बताओ tan थीटा की वैल्यू कब होती है 1? tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? मैम 60 1045 degree पर 45 डिग्री। 1045 और tan थीटा ही मेरे को
स्लोप दे रहा था m। तो अगर मेरे को m की वैल्यू 1 चाहिए तो कितना एंगल बनना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ? 45 डिग्री। तो इस केस में यहाँ पे 45 डिग्री बनता है, ओरिजिन से पास होता है, और जितनी वैल्यू मैं दे रही हूँ उतनी वैल्यू मेरे को मिलती जा रही है बाहर से। ये समझ आ गया ना सबको? यस मैम। ये इसलिए करवा रहे हैं ताकि आगे हम लोग जब ग्राफ्स बनाएंगे ना तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगी कि कैसे आएगी। आप बाद में भी रेफर कर सकते हो। फिर अगला केस है इनवर्स फंक्शन का। इनवर्स का मतलब क्या है? जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। मैं अगर t बढ़ाऊंगी तो s की वैल्यू कम होती जा रही है, और अगर मैं s बढ़ाऊंगी तो t की वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनता है इनवर्स का। ये मेरे पास x वेरिएबल है, ये y, एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो इस केस में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा ग्राफ बनेगा क्या, क्योंकि डिक्रीज होगी वैल्यू, पर इसमें हमेशा ऐसा पैराबोलिक कर्व ही बनता है, ये याद रखना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। जैसे मैं ये बोलूं कि y इक्वल्स टू 2, तो अगर मैं x की वैल्यू 4 कर दूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैंने x की वैल्यू 4 कर दी तो y की वैल्यू क्या होगी? 2। y की वैल्यू 2 रहेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं कि y इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू कुछ भी करो, हमारे पास y की वही फिक्स वैल्यू रहेगी पूरे टाइम। x की वैल्यू 1 थी तब भी 2 दिखा रहा है, 2 थी तब भी 2 दिखा रहा है, 100 थी तब भी वो 2 ही दिखा रहा है, वो चेंज नहीं होगी। तो ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है ऐसे फंक्शन का ग्राफ जिसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो सबने? यस मैम। हमें पावर 2 होती है कि y डिपेंड कर रहा है x की पावर 2 पे। लीनियर का मतलब होता है x की पावर 1, क्वाड्रेटिक का मतलब है x की पावर 2। तो इस केस में हमें ऐसे पैराबोलास मिलते हैं, ऐसा ऐसा, ये भी पॉसिबल होता है, ये भी पॉसिबल होता है। अब अगर वो ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है तो a की वैल्यू पॉजिटिव है। पैराबोलिक पाथवे बता रहे हो ना आप? हाँ शीतल, पैराबोलिक पाथवे की मतलब पैराबोलिक पाथवे है ना ये सारी? ये सारे के सारे पैराबोलास हैं, वो अलग अलग तरीके के हैं। अगर वो ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है मतलब y इक्वल टू, जैसे अगर मैं लिखूं 2x², तो ये 2 तो 0 से बड़ा है, तो इस केस में ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। पर अगर मैं लिख रही हूं y इक्वल टू -2x², तो ये नीचे वाला हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप एक्सिस बनाओ x y, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। पर अगर आप इसमें एक्सिस बनाओ तो ये आपकी x है, और इसमें y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, पर इतना याद रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है कि आपके पास है s इज डिपेंडिंग ऑन t², मतलब 2 की पावर, तो आपके पास हमेशा एक पैराबोलिक कर्व बन जाएगा। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वो मोस्टली केसेस में फिजिक्स में बनाने को नहीं बोलते हैं, वो पूछते हैं कैसा नेचर होगा, तो आपको ये लिखना होता है वी विल गेट अ पैराबोलिक ग्राफ। अब एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन का भी देख लेते हैं हम लोग। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल है मतलब e⁻⁻ समथिंग x, तो उसका ग्राफ ऐसे इंक्रीज होता हुआ जाता है। अब आप ध्यान से देखो, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही दे रहा है और ऊपर ऐसे बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज, इसमें x -x, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए ही आपको आउटपुट दिख रहा है कि भी नेगेटिव में भी कुछ वैल्यू मिल रही है और पॉजिटिव में भी कुछ वैल्यू मिल रही है। पर अगर आप लॉग वाला देखो कि आपके पास है लॉग ऑफ x, तो उस केस में आपको सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड का ग्राफ बनाया हुआ है, नेगेटिव साइड का नहीं बनाया हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉग में सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू ही डाल सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं डालते, और 0 पे भी हम नहीं चेक करते। बेसिकली ये 1 से स्टार्ट होता है और इसमें दोनों वैल्यूज होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंक्लूडेड है। क्लियर है सबको क्या बोला है मैंने?
Yes, ma'am. तो कभी अगर आपके पास है log of -2 तो वो नॉट पॉसिबल होता है, पर अगर e की पावर -2 है तो वो पॉसिबल है कि e रेज़ टू पावर -2 पॉसिबल है, पर log की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा नहीं कराऊंगी, अभी बेसिक करा देती हूँ। ये टेबल है, ये कल सब याद करके आएंगे, मैं वैल्यूज पूछूंगी। ये तो सबको आती होगी, करी हुई है सबने? यस मैम। ठीक है। दूसरी चीज, ये आप लोग को पता है कि अगर ये मेरे पास थीटा डिग्री एंगल है, मेरे को साइन थीटा निकालना है, तो मैं लूंगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के अपोजिट साइड होता है, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है ये स्लांट वाली साइड होती है। वही कॉस थीटा में आपको जिस साइड के साथ ये थीटा लगा हुआ है, एडजेसेंट साइड, वो हमारा बेस हो जाता है और हाइपोटेन्यूज सेम। और टैन थीटा में आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला लेना होता है। फिर ये 3 आइडेंटिटीज भी अभी आपने पढ़ रखी होंगी पहले, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, टैन स्क्वायर एक्स प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। ये सब पढ़ा हुआ है सबने? Yes, ma'am. मैम। एक और चीज, यहाँ पे टेबल में 90 तक जो वैल्यू है वो आपने पहले पढ़ी हुई है। 180, 270 और 360 पे वैल्यूज न्यू है। तो इतना याद रखना, 0 और 360 की वैल्यू हमेशा सेम होती है। जो वैल्यू 0 पे होगी ना, वही वैल्यू 360 पे होती है। फिर 180 में अगर आप याद रखो तो आपकी वैल्यू उल्टी हो जाती है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू थी यहाँ पे जाके वो नेगेटिव हो गई है। ऐसे आप याद रख सकते हो। और 270 का अलग केस है, वो मैं आप लोग को अच्छे से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फिर ये 3 फॉर्मूले हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर मैं लिख रही हूँ साइन के साथ -30 डिग्री, तो हम इस माइनस को बाहर ले सकते हैं और मैं लिख सकती हूँ -sin 30 डिग्री। जैसे कि इस केस में क्या बन जाएगा, sin 30 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/2, तो यहाँ पे आ गया -1/2। यही दोनों सेम है tan के लिए भी। पर अगर मैं cos के साथ लिख रही हूँ 30 विद माइनस, तो ये cos क्या करता है, हर नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। तो इसके लिए नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है, ये इसमें भी पॉजिटिव आंसर ही देगा हमें, √3/2। ये समझ आया सबको ये फॉर्मूला? Yes, ma'am. और tan नेगेटिव कर देते हैं, पर cos जो भी हमने एंगल दिया है उसको भी पॉजिटिव कर देता है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो आज जो करा है उसमें किसी को डाउट है तो बता दो। और ट्रिग्नोमेट्री के और फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, ये ट्राइंगल में एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। ये तो नॉर्मल एग्जांपल है जिसमें हमने 45 डिग्री लिया है। तो उस केस में अगर हम वैल्यूज निकालें साइड्स की, जैसे अगर हम tan 45 लें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है। वहीं अगर मैं sin 45 लूं तो वो होता है 1/√2, मतलब परपेंडिकुलर तो 1 है और हाइपोटेन्यूज √2 है। वहीं ये मैजिक ट्रायंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यार काम आता है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 37 डिग्री की है और दूसरा एंगल 53 डिग्री का है, तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए ये वैल्यूज फिक्स होते 3, 4, 5। तो इससे आप ये सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, टाइम अप हो गया आई थिंक, तो मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। ओके Okay, ma'am. ओके।